कैटेगरी में तीन कैटेगरी में हम लोग लिविंग ग्रुप को बांटे थे अकॉर्डिंग टू द लिविंग एबिलिटी। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप। वेरी गुड लिविंग ग्रुप का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट नहीं देखता, हर टाइप के डिग्री ऑफ सबस्ट्रेट से वो निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा इन अ पोलर सॉल्वेंट। मॉडरेट लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो 3 डिग्री के सबस्ट्रेट से तो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए एक्सटर्नल अटैक चाहिए। और पुअर लिविंग ग्रुप किसी भी प्रकार का सबस्ट्रेट से नहीं निकल सकता, तो कैटेगरी ध्यान में रखिएगा। देखो, कार्बोकैटायन फॉर्म्स व्हेन द लिविंग ग्रुप लीव्स along with the pair of electron, इलेक्ट्रॉन लेकर अगर लिविंग ग्रुप निकल गया तो कार्बोकैटायन बन जाएगा। जैसे Rn2 पॉजिटिव को अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में ले लें, लीजिए तो तुरंत ये R पॉजिटिव प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो गया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन गैस निकल गया, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। सिमिलरली ROH2 पॉजिटिव when taken in a polar solvent we will get R positive plus of water, that is again a carbocation will get formed। हो सकता है कि RCl ले लो 3 डिग्री वाला, Cl मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री, अगर इसको भी पोलर सॉल्वेंट में ले लोगे तो ये बन जाएगा R प्लस प्लस Cl माइनस। अपने आप ये ब्रेकिंग प्रोसेस अपने आप हो रहा है और इसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन प्रोसेस। तो डिपेंडिंग ऑन द लिविंग एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप पेयर के, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया तो कार्बोकैटायन बन जाता है। देखो, कार्बोकैटायन अगर रिएक्शन में बन गया, इफ कार्बोकैटायन फॉर्म्स देन it quickly rearranges to become more stable carbocation। अगर रिएक्शन में कार्बोकैटायन किसी तरीके से जनरेट हो गया बाय द सिग्मा बॉन्ड क्लीवेज या पाई बॉन्ड क्लीवेज, ऐसा भी हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्डेड CH2, अगर इसके सामने H प्लस आए तो पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस गेन करेगा, CH2 पॉजिटिव CH3 बन गया, तो ये भी कार्बोकैटायन ही बन गया। तो पाई बॉन्ड के भी टूटने से कार्बोकैटायन बनता है, सिग्मा बॉन्ड के टूटने से भी कार्बोकैटायन बनता है। क्यों टूटता है वो सॉल्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्वेशन। लेकिन बॉन्ड ब्रेक किया, आयनाइज किया तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, बस इतना ध्यान में रखना। कार्बोकैटायन और एक बार अगर जनरेट हो गया तो वो अपने आप को तुरंत रीअरेंज करता है। इट रीअरेंजेस वेरी फास्ट टू बिकम अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार से होता है, यही हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कार्बोकैटायन अगर बन चुका तो फिर वो किस तरीके से रीअरेंज करेगा ताकि और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वो हो जाए। जब फाइनल मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हम लोग को मिल जाता है, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ता है। बस समझ में आ रहा है? फर्स्ट कार्बोकैटायन गेट्स फॉर्म, कार्बोकैटायन बन गया तो वो रीअरेंज करेगा ही करेगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंज करेगा ही करेगा। रीअरेंजमेंट ऑलवेज हैपेंस टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, इट नेवर हैपेंस टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी। रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद जो फाइनल कार्बोकैटायन मिला वो रिएक्शन में आगे फिर प्रोसीड करेगा। उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे रीअरेंजमेंट। Carbocation gets formed, it quickly rearranges to form the most stable carbocation। अरे अल्टीमेट आदमी कॉपी करना ये वाला, वहां कुछ हम बहुत बड़ा बात थोड़ी बता रहे हैं। हम तो बोले कि लिविंग ग्रुप पेयर लेके निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही कार्बोकैटायन बना इट रीअरेंजेस, कार्बोकैटायन बना इट रीअरेंजेस वेरी फास्ट। जो भी रीअरेंजमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन चुका है वही रिएक्शन में फिर आगे बढ़ता है। इज दिस क्लियर? नाउ रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन,
all carbocation rearranges to increase the stability. All carbocation rearranges to increase the stability. सबसे इंपॉर्टेंट, rearrangement continues till the stability increases. जब एक कार्बोकैटायन बन गया रिएक्शन में, किसी भी प्रकार से बन जाए, वो रीअरेंज करता है। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। कैसे? रीअरेंजमेंट करके। और रीअरेंजमेंट तब तक चलता है जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती। एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम स्टेबल होगा, उसके बाद कोई रीअरेंजमेंट उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं सकता, तब रीअरेंजमेंट रुकता है। समझ में आ रहा है? एक रीअरेंजमेंट हुआ, मान ले एक कार्बोकैटायन जनरेट हुआ जिसका अल्फा 2 था। अल्फा 2 मैंने समझ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा H 2। एक रीअरेंजमेंट हुआ तो उसका अल्फा H हो गया 3, चलो हो गया रीअरेंजमेंट 1। हो सकता है दूसरा रीअरेंजमेंट हो गया तो अल्फा हो गया 5, तीसरा रीअरेंजमेंट हो गया तो उसका हो गया अल्फा 7। लेकिन अब उसके बाद कोई भी रीअरेंजमेंट अल्फा 6 या 5 या 4 दे रहा है, रीअरेंजमेंट रुक जाएगा। 7 से फिर वो 5, 4, 3 में नहीं आएगा। तो रीअरेंजमेंट ऑलवेज हैपेंस टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड द रीअरेंजमेंट कंटिन्यूज टिल द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। रीअरेंजमेंट तब तक चलता है, या तुम सोचो कि तुम्हें रीअरेंजमेंट तब तक करना है जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाए। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वही फिर आगे फाइनल रिएक्शन में आगे बढ़ेगा। कार्बोकैटायन के 2 रिएक्शन होते हैं, या तो कॉम्बिनेशन या तो एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाए थे, याद है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या अंतर होता है? अगर वो B- जाके कार्बोकैटायन के साथ जुड़ गया, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाया, और बगल के कार्बन से एक H लेके चला गया, तो एलिमिनेशन। बेसिक है। There can be 3 to 4 types of rearrangement। हालांकि हम लोग इसको कैटेगराइज तो कर दिए, लेकिन है ये एक ही चीज। Rearrangement can happen by पहला हाइड्राइड शिफ्ट, it can happen by alkyl shift, it can happen by phenyl shift, it can also happen by ring expansion and contraction। ये 4 तरीके से कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकता है अगर वो जनरेट हो गया रिएक्शन मीडियम में। तो 3 तरह के शिफ्ट होते, हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, और 2 तरह का और प्रोसेस हो सकता है, रिंग एक्सपैंड कर जाए, हो सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। लेकिन all of them are basically alpha beta shift। all of them are basically alpha beta shift। जैसे ये कार्बन का चेन है, मान ले यहां पे कार्बोकैटायन है, तो जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन है उसको हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, तो ठीक बगल वाला कार्बन जो होगा वो बीटा कार्बन होगा। कहने का मतलब, अगर सब के सब अल्फा बीटा शिफ्ट ही हैं, तो कोई भी चीज अगर शिफ्ट करेगा तो बीटा से ही शिफ्ट करेगा, गामा से शिफ्ट सीधा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज का माइग्रेशन या मूवमेंट या शिफ्टिंग कहां से होगा? कार्बोकैटायन के ठीक बगल वाले कार्बन से। तीसरे कार्बन से सीधे जंप ना करा देना, भले ही कितनों स्टेबल मिल जाए कार्बोकैटायन। अगर जाएगा कोई चीज तो वो बीटा कार्बन से ही जाएगा। ये बात समझ में आ रहा? ऑल रीअरेंजमेंट आर थ्री मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस। कोई भी प्रकार का रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब के सब 3 MCTS होते हैं, माने 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रोसेस। व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट? बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ चलता है, उस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं।
जैसे हाइड्राइड शिफ्ट का एक एग्जाम्पल देखो, सब एक एक करके देख लो, उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे। मान लो एक कार्बोकटायन जनरेट होकर आया CH2C H2 पॉजिटिव। मान लो कहीं से कार्बोकटायन जनरेट होकर आया, इसका फिलहाल अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? 2। ठीक, ये कार्बोकटायन 6 इलेक्ट्रॉन का एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बगल वाले एटम के बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब C पे CH3 है, H है और यहां पे CH2 पॉजिटिव है, सेम चीज ड्रॉ कर दिए। ये पॉजिटिव चार्ज इसे भी अट्रैक्ट कर रहा, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा। कोई भी चीज तीसरे कार्बन से क्यों नहीं शिफ्ट करता? क्योंकि दूरी बढ़ गई, अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन पावरफुल कहां है? बगल वाले कार्बन पे। इसीलिए कोई भी चीज अगर शिफ्ट करेगा तो सेकंड कार्बन से ही शिफ्ट करेगा, बीटा से ही अल्फा पे आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस पेयर को अट्रैक्ट किया तो थोड़े देर के बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे H विथ डेल्टा माइनस यहां से निकल रहा है, ये धीरे धीरे कार्बन के साथ जुड़ता चला जा रहा है। ये डेल्टा प्लस हो गया, ये डेल्टा प्लस हो गया। इसी को बोल रहे हैं हम 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। हाइड्रोजन को पेयर के साथ खींच रहा है, तो हाइड्रोजन अगर पेयर के साथ जाएगा तो हाइड्राइड बन के जाएगा ना, H माइनस बन के जाएगा ना, तो धीरे धीरे H माइनस निकल रहा, यहां डेल्टा प्लस क्रिएट हो रहा, धीरे धीरे साथ ही साथ जुड़ भी रहा है, एक तरफ से टूट रहा, एक तरफ से जुड़ रहा, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और अल्टीमेटली ये पूरा ब्रेक कर जाएगा और ये बन जाएगा CH3, CH पे पॉजिटिव, CH3 हो गया। एक हाइड्राइड यहां से यहां चला गया, CH3 हो गया, अल्फा अब कितना हो गया? 6, 3 और 3 6, स्टेबिलिटी बढ़ गया। Such process will be called as hydride shift। अगर बगल के कार्बन से हाइड्राइड आया, it will be called as hydride shift। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करो तो आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सेम वे अगर बगल के कार्बन से कोई अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो अल्काइल कहलाएगा शिफ्ट, और अगर बेंजीन का रिंग अगर माइग्रेट कर गया तो वो फिनाइल शिफ्ट कहलाएगा। समझा? जैसे अल्काइल शिफ्ट में अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हुए और यहां पर होता CH2 पॉजिटिव। मान लीजिए ये कार्बोकटायन जनरेट होकर आया कहीं से, लिविंग ग्रुप निकला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बोकटायन जनरेट हो गया। अभी फिलहाल इसका अल्फा वैल्यू कितना है? 0। इट इज हाईली अनस्टेबल। ये अपने आप को रीअरेंज करने का कोशिश करेगा। बगल के बीटा कार्बन से ये बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई एक अल्काइल ग्रुप अट्रैक्ट होकर यहां से यहां मूव करेगा, लेकिन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट मिथाइल धीरे धीरे मूव कर रहा, एक तरफ से ब्रेक कर रहा है, एक तरफ से, और फाइनली जब ये कंप्लीट मिथाइल का शिफ्ट हो जाएगा तो CH3C CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3 3 3 6 और 2 8 अल्फा 8। ऐसे शिफ्ट को हम लोग बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। बगल से सीधे मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट करा दिए। और ये ध्यान रखना कि कार्बोकटायन बनता है बहुत धीरे धीरे, लेकिन रीअरेंजमेंट बहुत फास्ट। ये रीअरेंजमेंट हम जितना देख रहे हैं ना, रीअरेंजमेंट जो कर रहे हैं, ये रीअरेंजमेंट हैपेंस वेरी वेरी फास्ट। रीअरेंजमेंट हैपेंस इन अ वेरी फास्ट स्टेप, क्विकली। टाइम भी नहीं लगाएगा मिथाइल को जंप कराने में। अल्फा 0 था, तुरंत मिथाइल का शिफ्ट हुआ और कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन पे चला गया। जब एक अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है तो हम लोग उसे कहते हैं अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। सेम तरीका से फिनाइल शिफ्ट अगर हम लोग देखें, मान ले कार्बन पे फिनाइल,
और फिनाइल CH2 पॉजिटिव, बगल के कार्बन पे फिनाइल ग्रुप। ओके, फिनाइल कैन ऑल्सो शिफ्ट लाइक दिस। फिलहाल इसका अल्फा 0 था, कोई रेजोनेंस भी नहीं था कार्बोकैटायन के साथ। क्या ये कार्बोकैटायन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा फिर पाई, नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस नाउ। लेकिन जैसे ही फिनाइल शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये दोनों रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिंग का माइग्रेशन थोड़ा अलग तरीका से होता है। तरीका देखो क्या होता है। PH CPH यहां बनाए हम बेंजीन, ये पॉजिटिव चार्ज इसके बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करने के बजाय ज्यादा आसानी से इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। पाई बॉन्ड्स आर वीकर, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रहा? पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है इस तरीके से इसी कार्बन पे, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, PH CPH CH2, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ गया और ये पॉजिटिव चार्ज बच गया रिंग में। तो कौन सा बॉन्ड अट्रैक्ट हुआ? पाई बॉन्ड अट्रैक्ट हुआ। सिग्मा बॉन्ड यहां पे अट्रैक्ट, क्योंकि बेंजीन ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है। बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से रिलीज करता है एज कंपेयर टू दिस। फाइनली ये बॉन्ड ब्रेक किया इस डायरेक्शन में। जैसे ये डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर तुरंत फिर से पाई बॉन्ड बनाएंगे, रिंग फिर से एरोमेटिक हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अल्टीमेटली PH CPH पॉजिटिव, CH2 PH, इस तरीके से बेंजीन रिंग का माइग्रेशन होता है। ये तीनों तरीका क्लियर है? क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि अगर बेंजीन पे PH भी हो, मिथाइल भी हो और H भी हो और CH2 पॉजिटिव हो, तो बगल से किसको माइग्रेट कराया जाए? तो देखो कौन जाएगा, तो जो जाएगा उसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है। Therefore, study of migrating ability of group is important. जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, उसका माइग्रेट करने का टेंडेंसी ज्यादा। Now what is migrating ability? It is the tendency to get migrated. यहां से जो जाना चाहेगा वही पहले जाएगा ना, तो हमेशा ऐसा भी नहीं होता है। ये भी हम तुमको केस बताएंगे। लेकिन ऑब्वियसली अलग अलग ग्रुप का अलग अलग माइग्रेटिंग एबिलिटी होगा। हम इन जनरल बोल दिए अल्काइल शिफ्ट, तो अरे अल्काइल में तो बहुत सारे अल्काइल आते, मिथाइल आता, इथाइल आता, प्रोपाइल आता, है कि नहीं? अगर बगल के कार्बन पे मिथाइल भी लगा हुआ है, इथाइल भी लगा हुआ है, प्रोपाइल भी लगा हुआ है, तो हम किसको शिफ्ट कराएंगे? समझ में आ रहा बात? माइग्रेटिंग एबिलिटी, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, द टेंडेंसी टू गेट माइग्रेटेड। देखो आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज ये तीनों बॉन्ड पेयर को क्या कर रहा है? खींच रहा है ना? अगर ये तीनों में से कोई एक ऐसा है जो देना भी चाह रहा है, वही कूद जाएगा पहले। इनडायरेक्ट उल्टा सोच के देखे ना, जो ये बॉन्ड पेयर को देना चाह रहा है, रिलीज करना चाह रहा है, उसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी क्या होगी? डेफिनेटली एक लाइन में मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप always migrates faster.
More electron releasing group always migrates faster. More electron releasing group always migrates faster. जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होगा वही सबसे पहले अट्रैक्ट होकर जंप कर जाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्राइड ग्रेटर देन, फिनाइल ग्रेटर देन, अल्काइल, ये होता है इन जनरल माइग्रेटिंग एबिलिटी ऑर्डर। हाइड्राइड ग्रेटर देन, फिनाइल ग्रेटर देन, अल्काइल। माइग्रेटिंग एबिलिटी के ऑर्डर में हाइड्राइड ग्रेटर देन, फिनाइल ग्रेटर देन, अल्काइल। देयरफॉर हाइड्राइड शिफ्ट रेट, हाइड्राइड शिफ्ट फास्टर देन, फिनाइल शिफ्ट फास्टर देन, अल्काइल शिफ्ट। है कोई भी। अब अमॉन्ग अल्काइल अलग बात है, डिसाइड करेंगे, अमॉन्ग फिनाइल ग्रुप डिसाइड करेंगे, लेकिन हाइड्राइड का माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा, हाइड्राइड ग्रेटर देन अल्काइल, सॉरी फिनाइल ग्रेटर देन एक चीज गौर से देखो, हम एग्जाम्पल लिए थे पीएच CCH3 H CH2 पॉजिटिव, ठीक। हमें पता है कि इन तीनों में माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका? हाइड्राइड का। हाइड्राइड का शिफ्ट कराते ही CH3CPH पॉजिटिव CH3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस भी कर रहा है और साथ में 6 अल्फा H भी मिला। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तुम नहीं बना सकते थे। तुम किसी को भी जंप करा लो, मिथाइल को जंप करा लो या फिनाइल को जंप करा लो, इसके जैसा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा। मेरा यह दिखाने का मतलब था तुम लोगों को कि जनरली 99% केस में जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होता है उसी को माइग्रेट कराने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन भी मिलता है, उसी को माइग्रेट करने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन भी मिलता है। मतलब कि एक तो हम देख लिए माइग्रेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा, और हम चाहते भी हैं कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल वाला बने। मिथाइल को जंप करा ले, फिनाइल को जंप करा ले, लेकिन ऐसा स्टेबल कार्बोकैटायन तुमको नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई सेड कि जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है उसी को माइग्रेट कराने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन भी मिलता है। जैसे एक एग्जांपल दे, C पे CH3 छोड़, अमॉन्ग अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए माइग्रेटिंग एबिलिटी का ऑर्डर? CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH3। रूल वही है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। अल्काइल ग्रुप क्या शो करता? प्लस आई, जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा उसका माइग्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ये है माइग्रेटिंग एबिलिटी ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू प्लस आई, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का प्लस आई बढ़ेगा उसका माइग्रेटिंग एबिलिटी भी बढ़ रहा है। मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। मान लो तुम्हारे सामने एक हम कार्बोकैटायन लिखे, CH3 CH2 CH2 CCH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। मान लो ये कार्बोकैटायन बना, किसी रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन बना,
और ये कार्बोकैटायन का फिलहाल अल्फा H0 है। बगल के कार्बन से कोई ना कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ठीक है यार, बगल वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, मिथाइल, और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप दैट इज प्रोपाइल। चलो हम एक मिथाइल को भी शिफ्ट करा के देख लेते और प्रोपाइल को भी शिफ्ट करा के देखेंगे। मान लो मिथाइल शिफ्ट हुआ, CH3, CH3, CH2, CH2, C पे आया पॉजिटिव, CH3, CH2, CH3, ये मिथाइल को शिफ्ट करा दी। कितना अल्फा H मिला भाई? 3, 2, 5 और 2, 7। सबको समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? 0 से 7 हो सकता है, लेकिन अगर हम इस प्रोपाइल को शिफ्ट कराते, ध्यान दे, C पे CH3, CH3 बच गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और प्रोपाइल भाग गया कहां पर? बगल वाले कार्बन पे, CH2, CH2, CH3। 3 और 3 और 6 और 2, यहां अल्फा कितना मिला? 8। ये नहीं बनेगा, यही बनेगा। और इसीलिए मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जनरली उसी को माइग्रेट करने से मोस्ट स्टेबल पॉसिबल कार्बोकैटायन भी मिलता है। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि मिथाइल और प्रोपाइल में माइग्रेटिंग एबिलिटी किसका ज्यादा? ऑब्वियसली प्रोपाइल का। समझ में आ रहा है ये बात? जनरली जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होता है, उसी को जंप कराने से, उसी को शिफ्ट कराने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन भी हमें मिलता है। क्लियर? देखो हमें यहां पर 4-5 अराइल फिनाइल का ग्रुप दिए हैं। इसको तुम मिथाइल मत समझना, ऐसे समझना कि ये बेंजीन किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजीन किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रुप हो गया एक तरह से, और इन ग्रुप का माइग्रेटिंग एबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, माइग्रेटिंग एबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। रूल वही है, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। जो बचता गया, क्या बचता है? अरे अल्टीमेट आदमी ऐसे समझ कि कार्बन पे बेंजीन भी लगा हुआ है, कार्बन पे नाइट्रोबेंजीन भी लगा हुआ है, कार्बन पे मिथाइल बेंजीन भी लगा हुआ है, और बगल में CH2 पॉजिटिव है, किसको जंप कराना है? तो एक तरह से हम ये हटा दिए और 3 ग्रुप दे दिए, 3 की जगह 5 दे दिए। ये ग्रुप्स है। नाउ टेल माइग्रेटिंग एबिलिटी ऑर्डर।
मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट्स फास्टर। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट माइग्रेट करेगा। हाँ, क्या? इथाइल और इथाइल और एच में माइग्रेटिंग एबिलिटी, एच का ज्यादा नहीं, हाइड्राइड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कोई नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक तरह से हाइड्रोजन क्या करता है? प्लसाई। इथाइल में कार्बन है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। तो ऐसे सोचेंगे, कार्बन के हिसाब से ये मिथाइल कहां जुड़ा हुआ है? पैरा पे। तो ये मिथाइल क्या कर रहा है? प्लस एच। OMe क्या कर रहा है? प्लस एम। नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है? माइनस एम। CHO क्या कर रहा है? माइनस एम। और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन पुश कर रहा? प्लस एम। और प्लस एम किसका ज्यादा? अच्छा, एक ही है क्या? तो कोई बात नहीं, यहां आंसर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन। प्लस एम के बाद प्लस एच वाला 1 ग्रेटर देन। उसके बाद जहां माइनस नहीं है, जहां माइनस नहीं है मतलब कि 5वां। और उसके बाद जहां माइनस एम कम होगा उसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। NO2 और CHO में CHO का माइनस एम कम, 4 ग्रेटर देन 3। ये हो गया माइग्रेटिंग एबिलिटी ऑर्डर। OH क्या शो कर रहा? प्लस एम। ऑर्थो पोजीशन से OMe क्या कर रहा है? प्लस एम और प्लस एम दोनों तरफ से। ऑर्थो से भी तो प्लस एम लगता है, यहां पर कुछ नहीं। और मेटा से OH क्या कर रहा है? माइनस है। सबसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन हुआ? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन हुआ? टू मच लेस देन। यहीं पे नोट कर लेना, ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स ड्यू टू स्टेरिक। भले ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देखने में लगा, लेकिन ऑर्थो ऑर्थो अराइल ग्रुप डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बचा 3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा? 1 नंबर प्लस एम। उसके बाद कोई प्लस इफेक्ट नहीं 3 नंबर। और उसके बाद माइनस आई लग रहा है 4 नंबर। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 मच ग्रेटर देन 2। ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड अराइल ग्रुप नेवर माइग्रेट्स। क्लियर है सबको? करा देंगे माइग्रेट? बिल्कुल। डाई सब्स्टिट्यूटेड लिख दिए ना क्लियरली। अब देखिए एक एग्जांपल देखो। C पे pH लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, CH2 पॉजिटिव है। फिलहाल इसका अल्फा 0 है, कोई रेजोनेंस वाला नहीं है। मान लो ये कार्बोकैटायन सामने आए। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 99% केस में जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होता है उसे माइग्रेट करने पर हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है। लेकिन 1% केस अभी भी वैसा नहीं है। उसी 1% में ये ऐसा केस आया। ध्यान देना, अगर हम फिनाइल का शिफ्ट करते, एक ऐसे टिल्डा साइन से हम लोग शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखना माने फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल अगर शिफ्ट किया तो CH3C CH3 पॉजिटिव CH2 PH ये कार्बोकैटायन मिलता। और अगर मिथाइल का शिफ्ट हुआ तो CH3 CPH पॉजिटिव CH2 CH3 ये कार्बोकैटायन मिलता। अगर हम माइग्रेटिंग एबिलिटी देखें तो माइग्रेटिंग एबिलिटी
मोर, किसका? फिनाइल का। अल्काइल का माइग्रेटिंग एबिलिटी लेस। समझ में आ रहा सबको? और अगर हम फाइनल कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखें तो यार ये तो रेजोनेंस में नहीं है, लेकिन ये तो रेजोनेंस में है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो अब हमारे पास सवाल उठता है कि हम स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दें कि माइग्रेटिंग एबिलिटी को प्रायोरिटी दें? दोनों बातें नहीं, दोनों बातें अलग अलग कंडीशन में। हम लोग एक पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते और एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग माइग्रेटिंग एबिलिटी को प्रायोरिटी देते। समझ में आ रहा है? नोट करो, ये एग्जांपल नोट करने के बाद नोट करो कब क्या क्या करना है, नोट करो। ये जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है। आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हुए हो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। दोनों माइग्रेशन को हम एक डायग्राम में दिखा रहे हैं, दोनों माइग्रेशन को एक हम डायग्राम में दिखा रहे हैं कि यार यहां पे वो कार्बोकैटायन था, ये कार्बोकैटायन दो अलग अलग पाथ से आगे बढ़ा। ठीक है, पहला पाथ मान लो कुछ ऐसा है, पहला पाथ कुछ ऐसा है, लेकिन दूसरा पाथ कुछ ऐसा है। एनीवे ये दोनों ज्यादा ही स्टेबल होगा पहले वाले से, तो नीचे ही है दोनों पॉइंट। समझने का कोशिश करो। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम। एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब कि रेट कांस्टेंट ज्यादा, रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब फास्ट। तो ये नीला वाला लाइन में फास्ट माइग्रेशन हुआ लेकिन कम स्टेबल मिला ऊपर ने एनर्जी में, और व्हाइट वाले लाइन में स्लो माइग्रेशन हो रहा है लेकिन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। स्लो माइग्रेशन मतलब जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी कम है वो ज्यादा स्टेबल दे रहा है कार्बोकैटायन, और जिसका कम एक्टिवेशन एनर्जी है जो फास्ट माइग्रेट किया लेकिन वो कम स्टेबल दे रहा है कार्बोकैटायन। सिचुएशन ऐसा ही है ना, सिचुएशन ऐसा ही है ना। मान लो ये सिचुएशन, पहला पॉइंट, इफ नॉट इन आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, मतलब देख रिएक्शन कैसे शुरुआत होता है। हम एक सबस्ट्रेट लिए होंगे, उसको पोलर सॉल्वेंट में लिए होंगे, कार्बोकैटायन बना होगा, उसके बाद रीअरेंज करेगा कार्बोकैटायन, उसके बाद प्रोडक्ट मिलेगा। ये वन ओवरऑल रिएक्शन। इस ओवरऑल रिएक्शन का एक आरडीएस भी तो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये रीअरेंजमेंट आरडीएस में नहीं हो रहा है, पर आरडीएस में नहीं हो रहा है तो फास्ट स्टेप में हो रहा है ना, आरडीएस में नहीं हो रहा है तो फास्ट स्टेप में हो रहा है ना। कहने का मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है कि यार आरडीएस तो यहां था और उसके बाद ये ग्राफ है, उसके बाद ग्राफ कैसा है, एक ऐसा और एक ऐसा। समझना इस चीज को। ये जो ग्राफ को हम हाईली मैग्नीफाइड लुक दिए, ये यहां मौजूद है, आरडीएस कहीं और है। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड करेगा ना। इससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो यही हम बोले, इफ द माइग्रेशन इज नॉट हैपनिंग इन द आरडीएस, इफ द माइग्रेशन इज नॉट हैपनिंग इन द आरडीएस, इफ द माइग्रेशन इज नॉट हैपनिंग इन द आरडीएस, मतलब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं कर रहा। ऊपर से जाए नीचे से जाए, रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप पे डिपेंडेंट नहीं है ना बेटा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा। चाहे माइग्रेशन फास्ट हो स्लो हो, इस स्टेप के इंडिपेंडेंट हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप के इंडिपेंडेंट हो गया तो किसको प्रेफरेंस दे देगा? मोस्ट स्टेबल को। नोट करो, if not in RDS, then always form the most stable carbocation possible.
If the migration is not happening in RDS, then always form the most stable possible carbocation. If the migration is not happening in RDS, then always form the most stable possible carbocation. तो ध्यान रखना कि if not RDS में ये वाला कार्बोकटायन बनाएंगे। ठीक है, अब देखो एक सिचुएशन क्या होता है। मान लो कि CH3 CH2 बॉन्डेड टू एक लिविंग ग्रुप था। ठीक, हमने इसे पोलर सॉल्वेंट में ले लिया तो ये बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव और नाइट्रोजन गैस निकल गया, लिविंग ग्रुप निकला। यार यहां पे तो सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट था, यहां पे तो 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बनना चाह रहा है? क्या 6 इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज बनना चाहेगा कभी भी? नहीं, ये प्रोसेस बहुत ही स्लोली होगा। कार्बोकटायन का बनना हमेशा RDS होता है मैकेनिज्म का। कार्बोकटायन का बनना हमेशा RDS होता है मैकेनिज्म का। ठीक है यार, अल्फा कितना था? 2, तुरंत एक हाइड्राइड का शिफ्ट करा है, कितना बन गया? CH3 CH पॉजिटिव CH3। सिचुएशन देखना, अल्फा कितना हो गया? 6। नो डाउट स्टेबिलिटी बढ़ा है। ठीक, अब एक चीज देखो, CH3 CH2 नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहां पे लगा हुआ है एक OH। हम थोड़ा सबस्ट्रेट में थोड़ा चेंज किए, कुछ समझाना चाह रहे हैं। लिए पोलर सॉल्वेंट में नाइट्रोजन निकला CH3 CH OH CH2 पॉजिटिव। फिलहाल इसका अल्फा कितना है? 1। फिलहाल इसका अल्फा कितना है? 1। ओके, बगल के कार्बन से एक हाइड्राइड का शिफ्ट किए, CH3 C पे आ गया पॉजिटिव OH CH3, अल्फा 6 और साथ ही साथ बैक बॉन्डिंग। आपको तो यह पता ही होगा कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन पूरे दुनिया में नहीं है। ये एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है बात? तो यहां सिचुएशन कुछ ऐसा है कि RDS हुआ और उसके बाद एक माइग्रेशन हुआ और हमें कार्बोकटायन मिल गया। कार्बोकटायन मिल गया। यहां वाला कार्बोकटायन और यहां वाला कार्बोकटायन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी का अंतर नहीं है। अरे क्या अल्फा 2 था, एक का अल्फा 6, तो क्या इन दोनों के स्टेबिलिटी में क्या बहुत आकाश पाताल का अंतर आ गया? यहां तो आ गया। ये तो कुछ भी नहीं था स्टेबिलिटी के मामला में, और अचानक से बैक बॉन्डिंग वाला बना, तो यहां तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां सिचुएशन तुमको कुछ ऐसा दिखेगा कि नो डाउट वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ RDS, और कहीं तो एक हुआ स्टेप रीअरेंजमेंट का, लेकिन वो अचानक से इतना नीचे आ गया। माने यहां वाला कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी और यहां वाला कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं? तो तुम खुद सोचो कि अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इससे, तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नेग्लिजिबल। तो ऐसे सिचुएशन में जहां अचानक कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है या बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि कार्बोकटायन बनेगा और उसके बाद हाइड्राइड का शिफ्ट होगा। होता क्या है, ये धीरे धीरे निकलता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी कूदना शुरू कर देता एक ही टाइम में। ये क्यों बनेगा यार? जब ये हाईली स्टेबल है तो ये बने, उसके बाद ये बने। सिचुएशन तो ऐसा ही है, मतलब रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही पाथ से चला जाता है। हटाओ इसको, इट इज नियरली लाइक दैट। देयर इज नो गैप इन बिटवीन, अनदर पीक है नहीं उसमें, वो सीधे एक ही स्टेप है। एक ही स्टेप मतलब धीरे धीरे नाइट्रोजन निकला, बगल के कार्बन से हाइड्राइड माइग्रेशन भी शुरू हो गया।
वेट नहीं करेगा, धीरे धीरे निकल रहा है, हाइड्राइड का माइग्रेशन हो रहा है, सीधे ये बनेगा, सीधे। समझ में आ रहा? नाउ सच काइंड ऑफ प्रोसेस हम लोग बोलेंगे द रीअरेंजमेंट इज हैपनिंग इन आरडीएस। ये तो आरडीएस ही है ना यार, नाइट्रोजन का निकलना, तो नाइट्रोजन का निकलना आरडीएस है, नाइट्रोजन के निकलते निकलते माइग्रेशन भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? द रीअरेंजमेंट इज हैपनिंग इन आरडीएस। एंड इफ द रीअरेंजमेंट इज हैपनिंग इन आरडीएस, तो आरडीएस माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि नहीं? जो पहले माइग्रेट कर सकता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, उसमें आरडीएस फास्ट होगा, और जिसका रेट ऑफ माइग्रेशन कम है उसमें आरडीएस स्लो हो जाएगा। अगर आरडीएस में ही माइग्रेशन हो रहा है तो जो आरडीएस फास्ट हो रहा है वही हमको ज्यादा प्रोडक्ट देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आरडीएस ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का। इफ द माइग्रेशन इज हैपनिंग इन आरडीएस, देन ऑलवेज सी द माइग्रेटिंग एबिलिटी, देन ऑलवेज सी द माइग्रेटिंग एबिलिटी, क्योंकि यही आरडीएस है जिसमें माइग्रेशन भी हो गया। तो हो सकता है कि हाइड्राइड का पीक कम है, हो सकता है मिथाइल का पीक ज्यादा है। अगर यही स्टेप आरडीएस है तो रिएक्शन कौन से स्टेप से आगे बढ़ेगा, कौन से पाथ से आगे बढ़ेगा? इसी पाथ से आगे बढ़ेगा, इससे नहीं जाएगा। पूरा रिएक्शन का प्रोडक्ट इसी पाथ पे डिपेंडेंट हो गया ना। इसलिए इफ द माइग्रेशन इज हैपनिंग इन आरडीएस, ऑलवेज सी द माइग्रेटिंग एबिलिटी। अबे फुसफुसा मत मेरे सामने, थोड़ा तेज बोला कर। हम तेज बोलते तेज सुनते। हमको समझ में नहीं आ रहा है। फास्ट कहाँ हो रही है? फास्ट रगड़ दिया मैंने, फास्ट हो गई। साइमल्टेनियस हो रही है, इसका मतलब फास्ट हो रही है। कोई भी चीज एक साथ हो रहा है मैंने फास्ट होता है? स्लो, दोनों प्रोसेस स्लो। माइग्रेशन एंड द लिविंग ग्रुप का निकलना दोनों एक साथ। देयरफॉर if the migration happens in RDS, if the migration happens in RDS, then always see the migrating ability। अब देखो, खैर ये तो पूरा थियरी था, हम तुमको पूरा समझा रहे थे। अब एकदम बढ़िया चीज ये कि तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक में मात्र 3 जगह ऐसा आएगा जहां माइग्रेशन आरडीएस में होगा, और वहां हम क्लियरली बता भी देंगे कि अरे यहां माइग्रेशन आरडीएस में होता है तो माइग्रेटिंग एबिलिटी देखना। बाकी कहीं भी आरडीएस में माइग्रेशन नहीं होता है। तो अब इन जनरल क्या दिमाग में बिठाओगे कि रीअरेंजमेंट हमको इस तरह करना है कि वी शुड ऑलवेज गेट मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। जिसे जंप कराना है कराओ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ कार्बोकटायन दे रहे हैं, उसको रीअरेंज करो टिल फाइनल स्टेबिलिटी। Rearrange the following carbocation.
अगर रिएक्शन में एक ऐसा कार्बोकैटायन जनरेट हुआ जो ऑलरेडी हाईली स्टेबल है, नो रीअरेंजमेंट, इट विल फर्दर प्रोसीड फॉर द रिएक्शन, आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन में बिना किसी रीअरेंजमेंट का। लेकिन अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है तो बढ़ाएंगे, तब आगे प्रोसीड कराएंगे, और ऐसा हर कार्बोकैटायन के साथ होता है। क्लियर? चलो पहला कहां से, यहां से क्या कराएंगे, यहां पर कौन सा शिफ्ट, विच शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। बगल के कार्बन से एक हाइड्राइड का शिफ्ट होगा और कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा। अल्फा पहले 2 था, अल्फा 6 हो जाएगा। क्या 6 का 7 हो सकता है? ध्यान रहे, ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जिसमें 6 का 6 रह जाए या 6 से घट जाए, वो रीअरेंजमेंट कभी नहीं होगा। 6 का 6 भी रहना रीअरेंजमेंट नहीं होगा, 6 से 7 होना जरूरी, तब रीअरेंजमेंट होगा। अंडरस्टूड? अगला कौन सा शिफ्ट, मिथाइल को कूदा है कि हाइड्राइड को? हमको बताया है ना कि बस वो 1% ऐसा केस है जहां पर वैसा सिचुएशन आता है। बाकी हर सिचुएशन में जिसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है उसी को माइग्रेट करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है। हाइड्राइड शिफ्ट, बगल के कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट, अल्टीमेटली अल्फा कितना 9, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अल्फा कितना है फिलहाल 2, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट कर दिए, कार्बोकैटायन यहां आ गया अल्फा 5, यहां से यहां ले जाओगे 5 ही रहेगा, नो रीअरेंजमेंट, फाइनल कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन आगे चलेगा रिएक्शन में, या तो कॉम्बिनेशन या तो एलिमिनेशन। समझ में आ रहा? जैसे ही कार्बोकैटायन मिले उसको रीअरेंज करना है, क्योंकि कार्बोकैटायन रीअरेंज स्पॉन्टेनियसली करता है। अगला अल्फा कितना है, फिलहाल 4 है, और अगर बगल के कार्बन से एक हाइड्राइड का शिफ्ट करा दें तो पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, अल्फा 5 हो गया। रीअरेंजमेंट देख, इट विल रीअरेंज, इधर से इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, आइडेंटिकल है। अगले में हाइड्राइड का शिफ्ट, रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन मिल गया, हाइड्राइड शिफ्ट, रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन मिला। अगले में 2 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, मिथाइल, और यहां का भी हाइड्रोजन। किधर ले जाएं? हम उधर ले जाएंगे जहां पे उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आ रहा बात? अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ जाए, इसकी अल्फा 4 होगी, तो यहां से यहां चला जाए तो 3, 2, 5 और 2, 7, हाइड्राइड का शिफ्ट 7। यहां पर नो रीअरेंजमेंट, 7 ऑलरेडी है इसके पास, 7 का 8 नहीं किया जा सकता, नो रीअरेंजमेंट। अगला अल्फा फिलहाल कितना है 4, ध्यान देना सब कोई। यहां से यहां ले जाओ हाइड्राइड शिफ्ट करा के तो 4 ही रहेगा, नो रीअरेंजमेंट। यहां से ऊपर लेके गए अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा के तो 2 और 1 3 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, नो रीअरेंजमेंट। नहीं, सीढ़ी को कूद के ऊपर नहीं चढ़ना है, चढ़ना तो एक ही है, 1 नंबर से 2 नंबर, यहां आ पाए तो 3 नंबर, सीधे 1 से 3 पे नहीं जंप कराएंगे। ध्यान दे, हमको देख के लग रहा कि ये यहां से यहां आ जाए ना तो जबरदस्त अल्फा एच मिले, इसका ये मतलब कूदा दिए सीधे, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां आने का तरीका। अल्फा बीटा शिफ्ट, नो रीअरेंजमेंट। अगले में कौन सा, ये फिलहाल इसका अल्फा कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4। मान ले ऊपर से एक हाइड्राइड का शिफ्ट कर देते तो कौन सा कार्बोकैटायन मिल जाता, ये मिल जाता, इसका अल्फा कितना हो जाता 2 और 1, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है 3, तो 4 से 3 घट रहा है ना, नॉट अलाउड। और अगर नीचे से अगर हम हाइड्राइड का शिफ्ट कर देते तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ जाता, 4 का 4 ही रह जाता, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। 4 का 5 होना जरूरी है कम से कम, नहीं हो पाया नो रीअरेंजमेंट। अगला मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल का शिफ्ट सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। अगला वेरी इंटरेस्टिंग, कितने अल्फा बीटा शिफ्ट होंगे, सवाल पूछा इंटीजर टाइप में, नंबर ऑफ अल्फा बीटा शिफ्ट इन द रीअरेंजमेंट विल बी हाउ मच। फिलहाल अल्फा इसका कितना है, फिलहाल अल्फा कितना है 2, यहां पर एक हाइड्राइड का शिफ्ट करा है, हाइड्राइड का शिफ्ट करा है,
कार्बोकटायन यहां आ गया, अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया 3 + 0 3। ओके, एक और ट्राइमर है, 2 से 3 हो गया ये तो, समझ में आ रहा है। अब बगल के कार्बन पे इथाइल इथाइल इथाइल, इथाइल का शिफ्ट, ईटी शिफ्ट, अल्टीमेटली आ गया इथाइल इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पर 2 2 4 और 1 5, अल्फा 5। इसके आगे कुछ हो पाएगा क्या, इसके आगे कुछ हो पाएगा क्या। तो जनरली स्टूडेंट में क्या टेंडेंसी रहता है कि कार्बोकटायन इधर से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पर इसके बाद फिर दिमाग में आता है कि इधर जाएगा। ऐसा कभी नहीं, इसलिए तो बोले कि नहीं हो सकता, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया तो यहां से यहीं ना जाएगा यार। दिमाग में तो यही आएगा आगे जाएगा, तो देखे कि नहीं अल्फा घट रहा है, इसलिए बोल दिए कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अगर यहां से एक और हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए, अगर एक और हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए और पॉजिटिव चार्ज यहां ला दिए तो 3 2 5 और यहां 1 6, अल्फा 5 का 6 भी होगा, एंड दिस इज द फाइनल स्टेबल कार्बोकटायन। हाउ मेनी अल्फा बीटा शिफ्ट हैज हैपेंड, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आ रहा है, क्लियर एवरीवन। चलो अगला, यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ, 2 से हो गया 4, फिर एक हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ, 3 3 6 और 2 8, फाइनल स्टेबल कार्बोकटायन। 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद डायरेक्ट लिख दिए, कर लोगे ना। अगले में बगल, अभी फिलहाल अल्फा 2 है, बगल से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, अल्फा हो गया 5। अब बेटा जैसे ही ये यहां से यहां आएगा अल्फा घटेगा, 2 और 0, 5 से सीधा हो जाएगा 0, यहां से यहां जैसे ही लाओगे, समझ में आ रहा है। मान ले यहां आ गया कार्बोकटायन तो उसका अल्फा कितना बोलेगा, 2 ही बोलेंगे ना। अभी 5 है तो 5 से 2 होगा क्या, नहीं होगा, फाइनल कार्बोकटायन। क्लियर। अगले में कितना अल्फा H, जहां OH और NH2 या लोन पेयर देखो, बैक बॉन्डिंग दिमाग में आना चाहिए। भले यहां पे 5 अल्फा H है, बगल के कार्बन से हाइड्राइड का शिफ्ट, हाइड्राइड का शिफ्ट होते ही CH3 CH2 CH OH, CH पॉजिटिव OH, बैक बॉन्डिंग, हाईली स्टेबल। यहां पर भी एक हाइड्राइड का शिफ्ट होते ही कार्बोकटायन बिल्कुल उस कार्बन पे आ जाएगा जहां पर बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन और कुछ नहीं होता। क्लियर। ये सारे सवाल बिल्कुल वही है। देखने में कार्बोकटायन बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहा 6 अल्फा H के साथ, लेकिन एक मिथाइल अगर कूदा इधर से, समझ में आ रहा है, C पे पॉजिटिव, NH2 बैक बॉन्डिंग, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग, फिर ऑक्सीजन, मिथाइल को जंप कराएंगे इथाइल को माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, और हमें पता है कि जिसका ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी होता है वही सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन देता है। पीएच, CPH, ET, पॉजिटिव, OH, Me, देख इथाइल को नहीं कराए होते तो मिथाइल को कराए होते। बैक बॉन्डिंग तो मिल ही रहा है, साथ में 3 अल्फा H भी मिल रहा है। अगर मिथाइल को भेज के इथाइल को छोड़े होते तो CH2 CH3 होता, 2 ही अल्फा H मिलता, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ना। अगले में क्या किया जाए, अगले में घबराओ मत, ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकता है। बैक बॉन्डिंग के लिए तो कार्बोकटायन कुछ भी करेगा। बैक बॉन्डिंग, what will happen here? अल्फा कितना,
हाइड्राइड का शिफ्ट 6 कार्बन का रिंग पॉजिटिव 7 अल्फा H। तब देखो यहां पर क्या होना चाहिए, सेम वही दिमाग में आता है, लेकिन ये प्रोसेस यहां नहीं होगा, बिकॉज स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट, ध्यान देना, ये 5 मेंबर का रिंग था, यहां पर एक कार्बन था, धीरे धीरे H जाता, धीरे धीरे H गेन होता, तो ये रिंग और ये रिंग स्पाइरो हो गए ना। स्पाइरो पता है क्या होता है? स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ 5-3, 4-3, 3-3 are highly अबे अनस्टेबल, हमको लगा स्टेबल बोल, हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है रिंग में। स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट 6-3 का स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, इसलिए ये हो गया। लेकिन यहां पे 5 और 3 का होता, 4 मेंबर का रिंग करते तो 4 और 3, 3 और 3, वो हाइड्राइड का शिफ्ट नहीं होगा। तो अगर हाइड्राइड का शिफ्ट नहीं होगा तो इसी में होगा रिंग एक्सपेंशन। अब हम बताएंगे कि कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन। देख बेटा, ये अगर समझ में आ गया ना तो इसके ठीक बाद हम 3 रिएक्शन पढ़ाएंगे। वो 3 रिएक्शन में कुछ नहीं है, वो तीनों रिएक्शन में क्या करना है, हम बोलेंगे OH हटा, कार्बोकटायन बना, रीअरेंज कर, बगल के कार्बन से H हटा, या कार्बोकटायन बनाओ, रीअरेंज करो, फिर हैलोजन को जोड़ दो। साइक्लो 100% होगा। जब 6 का हो गया तो 7-3 भी स्टेबल है, 8-3 भी स्टेबल है। Spiro transition state of 5-3, 4-3, 3-3, they are highly unstable। माने जो हम काम 6 कार्बोनिल रिंग में हाइड्राइड को शिफ्ट करा दिए और अल्फा बढ़ा दिए, तो तुम बोल सकते हो ना सर 5वें वाले में 5 मेंबर का रिंग में क्यों नहीं किए? समझ में आ रहा है? स्पाइरो ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, 5-3, 4-3 एंड 3-3। कंडीशन देख लो, उसके बाद फिर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। रिंग एक्सपेंशन, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट रिंग का एक्सपेंशन होकर भी होता है। रिंग जब एक्सपैंड करता है तो एंगल स्ट्रेन रिलीज होता है, क्योंकि हमें पता है कि 3 मेंबर वाला रिंग अगर 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बहुत खुश होगा, उसका एंगल स्ट्रेन कम होगा। 4 वाला 5 में जाने का टेंडेंसी रखता है, 5 वाला 6 में। तो रिंग एक्सपेंशन 3 मेंबर से 4 मेंबर की ओर होता है, 4 मेंबर वाले का 5 मेंबर में होता है, 5 मेंबर वाला रिंग 6 मेंबर में भी जाता है, और 6 मेंबर वाला रिंग 7 मेंबर में भी जाता है। लेकिन कभी भी 3 वाला सीधे 6 में नहीं जाता, 4 वाला सीधे 6-7 में नहीं जाता। 3 मेंबर का रिंग 4 मेंबर में एक्सपेंड करेगा, 4-5 में, 5-6 में, और 6-7 में। 7 वाला 8 में नहीं जाता। 3 मेंबर से 4 मेंबर का रिंग में एक्सपेंशन will happen if sigma resonance is absent। ये सब बताएंगे। सिग्मा रेजोनेंस सुने हो, डांसिंग रेजोनेंस सुने हो, वही डांसिंग रेजोनेंस को सिग्मा रेजोनेंस कहा जाता है।
अगर सिग्मा रेजोनेंस बंद करा दिया जाए कैसे भी, तब ही 3 से 4 मेंबर का एक्सपेंशन होगा, नहीं तो 3 मेंबर से 4 मेंबर का एक्सपेंशन नहीं होता। 4 से 5, 5 से 6 ऑलवेज हैपेंस ऑटोमेटिकली, कोई कंडीशन नहीं है। 4 वाला 5 में जाएगा, 5 वाला 6 में जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। 6 से 7 का एक्सपेंशन विल हैपन if the carbocation obtained just after expansion has back bonding। तो बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकैटायन हम बोले ना कि कुछ भी करता है, तो थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन बढ़ा भी लेता है, लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग मिल गया तो 6 से 7 में भी चला जाता है, लेकिन 7 से 8 में नहीं जाएगा। कंडीशन याद रख रहा है कि 6 से 7 कब कराएंगे? जब ठीक एक्सपेंशन के बाद, जस्ट आफ्टर एक्सपेंशन। ये नहीं कि एक्सपेंशन हो गया और कुछ देर के बाद, ठीक एक्सपेंशन के बाद अगर लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिला तो 6 से 7 एक्सपेंड भी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 3 से 4 का कंडीशन और 4 से 5 और 5 से 6 का कोई कंडीशन नहीं है। आने तो दो पहले एग्जांपल में। सिग्मा रेजोनेंस पता है क्या होता है? बस ये अभी मान के चलो कि जब सिग्मा रेजोनेंस बंद करेंगे तो 3 से 4 एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग है, रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तभी रिंग एक्सपैंड करता है, नहीं तो नहीं करता है। जैसे 5 मेंबर का रिंग, उससे जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव, ये और वो लास्ट वाला एग्जांपल वही सेम चीज है। 5 मेंबर का रिंग और उससे जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना सब लोग। पहले अल्फा कार्बन, रिंग की तरफ आओ, बीटा कार्बन, अंदर चलो, गामा कार्बन। अल्फा बीटा गामा पहले लिख लिए। ऑलवेज ब्रेक बीटा गामा बॉन्ड एंड जॉइन गामा अल्फा। ये जो हम लिखे अभी, ये एक्सपेंशन में भी लागू है, कॉन्ट्रैक्शन में भी लागू है। हमेशा बीटा गामा बॉन्ड को तोड़ेंगे और गामा अल्फा को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है। यहां नेगेटिव आ गया, यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला फिर इस पे जुड़ जाता है। पर ये भी तो अल्फा बीटा शिफ्ट ही हुआ कि बीटा से एक कार्बन हटा और अल्फा की ओर चला गया। तो जैसे ही ये जुड़ जाता है, ये बीच में टूट जाता है। नंबर कर ले, 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना लो। मान लो ये पहला कार्बन, मान लो ये दूसरा पे क्या है? मिथाइल। ये है तीसरा पे क्या आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये ऐसे करके इन दोनों को जोड़ दिए तो फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां पर? बीटा पे। ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। लेकिन रीअरेंजमेंट तब तक चलता है जब तक कि स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाए। फाइनल अभी इसके पास 3 अल्फा एच है, बगल के कार्बन से एक हाइड्राइड शिफ्ट और होगा और जो कार्बोकैटायन हम दिए थे वो कार्बोकैटायन इस कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये कार्बोकैटायन आपको दिया था और वो रीअरेंज करके ये बन चुका है। समझ में आ रहा है? समझ के कॉपी कर लो, एग्जाम्पल अगले क्लास में देखेंगे।